हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों, आपने हमारी पिछली क्लास में टेंस की वीडियो देखी ही होगी, जहां पे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक्स और अलग अलग टेंस का क्या ओरिजिन होता है वो मैंने आपको तरीका सिखाया था। मैंने आपको बच्चों पिछली क्लास में एक बात समझाई थी, ठीक है। आज मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, जहां मैंने कहा था कि देखिए, हम ट्रांसलेशन जब सीखते हैं तो दो पर्पस है, ठीक है ना। अभी एक होता है नॉर्मल, एक स्पोकन या स्पीकिंग, है ना, मतलब एक बोलने के पर्पज से, और एक जैसे कि आजकल आपको पता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं अलग अलग बोर्ड के, तो वहां पे भी टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये टॉपिक आते हैं। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि बच्चों को बेसिक टेंस की भी नॉलेज नहीं है। तो देखिए बच्चों, आप एक कंपटीशन की इंग्लिश तभी कर पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आपको एक नॉर्मल ट्रांसलेशन चाहे स्पोकन वाली इंग्लिश आती होगी। वहां पे जो छोटी मोटी बारीकियां हैं उसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए मैंने पहले बच्चों को बेसिक से सिखाने के लिए ट्राई किया है। मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि टेंस का मैं टेंस दो पार्ट में कराऊंगा, ठीक है ना। एक टेंस का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा एक सिंपल बेसिक लेवल का, जहां पे अलग अलग टेंस के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उस पर वो किस किस तरीके से वो बनते हैं। और जो सेकंड सिखाऊंगा पर्पज में आपका, वो होगा एडवांस पर्पज से। एडवांस मींस जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर पूछे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं। अपनी इस और अगली वीडियो में मैं बेसिक टेंस खत्म करके फिर फटाफट हम एडवांस टेंस पर आएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं उस दिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखा चुका था, आज बारी है उसके सेकंड नंबर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरी लास्ट क्लास देख ली होगी, वरना डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैंने उस दिन आपको सबसे पहले यही टेंस समझाया था, कंटिन्यूअस, कि मैंने कहा था कि जो प्रेजेंट में अभी हम कर रहे हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो काम अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसी को हम बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूअस टेंस में। तो अगर मैं बात करूं इसकी पहचान की, तो इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब अगर मैं डिटेल में जाऊं तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड आते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब फिर से वही बात, जैसे एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो एग्जांपल जैसे कि भाई कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। देखिए बच्चों, आपको मैंने उस दिन सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहां पे अंत में ता है, ती है, ते है आना चाहिए। यहां पे आना चाहिए क्या, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, शीतल गाना गा रही है, राम घर जा रहा है। मतलब वाक्य के अंत में रहा है, क्योंकि यही वर्ड दिखाता है कंटिन्यूटी को, ठीक है। उसके बाद मैंने उस दिन भी एक बात बताई है आपको कि हर किसी एक टेंस को बनाने का अलग रूल होता है। ये नहीं कि हर किसी में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सेम सेम, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। हर एक टेंस का रूल अलग होता है। तो यहां का रूल देखते हैं। तो यहां का रूल क्या है, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट प्लस, यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगता है, यहां पे हेल्पिंग लगती है तो इज लग जाएगा, या एम, या फिर आर, प्लस इसमें लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या वर्ब प्लस आईएनजी बोल सकते हो। मतलब वर्ब में हमेशा आईएनजी जोड़ के बनाएंगे। और सबसे एंड में आता है बच्चों ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको अपनी पिछली क्लास में सिखा भी चुका हूं, ठीक है बच्चों। तो जैसे सेंटेंस है मैं किताब, अब ये बात कि भाई इज किसके साथ आता है, एम और आर, तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड मान लीजिए एम, तो एम किसके साथ आता है, आई के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में, ठीक है ना। इज किसके साथ आता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, मतलब ही, शी, इट, या किसी का एक सिंगल नाम होगा तो उसके साथ क्या आएगा बच्चों, इज आएगा। और आर जो बच गए, मतलब वी, यू, दे, या दो चार लोगों का नाम होगा तो उनके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों कि इज कब लगेगा, एम कब लगेगा और आर कब लगेगा। तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो बचपन से सबको आता है भाई, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई के साथ क्या लगेगा बच्चों, एम, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। आई के साथ लगेगा एम। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, तो रीड में लग गया आईएनजी, आई एम रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, किताब, तो मतलब बुक। तो इस टाइप के सेंटेंस तो आपको समझ आ गया, ठीक है। मैं बोलता हूं, मान लीजिए मैंने बोला
राधा गाना गा रही है। तो राधा गाना गा रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बच्चों? सब्जेक्ट पहले राधा। अब हेल्पिंग वर्ब चेक करते हैं, इज लगेगा एम या आर। तो हमें पता है राधा एक सिंगुलर नाम है, तो क्या लगेगा? इज। तो राधा इज सिंगिंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या यहाँ पे? गाना। और क्या गा रही है? एक गाने को, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आई थिंक आपको बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका अफर्मेटिव का रूल। लगे हाथ हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी चेक कर लेते हैं। मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था कि नेगेटिव रूल क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है बच्चों नॉट। मैं यहीं पे इसका नेगेटिव रूल भी लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया देखो इसके अफर्मेटिव का रूल। अब हम सीखते हैं इसके नेगेटिव का रूल। तो नेगेटिव रूल क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं नेगेटिव रूल। मैं इसको रब करता हूं, आपको समझना है चीजों को। देखिए बच्चों, नेगेटिव रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस जो भी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? इज, एम या फिर आर है हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या आ जाएगा? नॉट। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या आएगा यहाँ पे? नॉट। प्लस वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी रहेगी, और सबसे एंड में ऑब्जेक्ट। अब तो आप इसको फटाफट कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, और इसका फिर इंटेरोगेटिव क्या बच्चों? इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया भी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए, तब आपको ये वीडियो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ठीक है बच्चों, इंटेरोगेटिव इसका रूल क्या होता है? मैंने कहा भी था आपसे कि इसमें सबसे पहले आता है डब्ल्यूएच फैमिली। ठीक है ना, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा सब्जेक्ट से पहले उठ के आती है, मतलब इज, एम और आर, ये सब्जेक्ट से पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वरना क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सबसे एंड में आता है बच्चों ऑब्जेक्ट। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। हमेशा यही रूल फॉलो करना नेगेटिव के लिए और इंटरोगेटिव के लिए। जैसे कि मान लीजिए सेम एग्जांपल अगर मैं बोल दूं नेगेटिव का, मैं बोल दूं हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। हम किताब नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमको क्या बोलते हैं बच्चों? हमको कहते हैं वी। तो वी के साथ क्या लगता है? आर। और नहीं है तो नॉट, तो वी आर नॉट। वर्ब क्या है? तो वर्ब है रीडिंग, क्योंकि रीड में क्या लग जाएगा? आईएनजी, रीडिंग। और क्या होगा बच्चों? बुक। तो इसी टाइप के सेंटेंस आप और भी बना सकते हो। आपको बस एक बात ध्यान रखना कि इज, एम, आर जो भी होगा उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होगा। एक हम इसका इंटेरोगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इंटेरोगेटिव हमको मैंने सिखाया भी था, दो तरीके से होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाले और एक होता है डब्ल्यूएच फैमिली वाले। जैसे जब अगर मैं यही बोल दूं क्या हम किताब पढ़ रहे हैं, और एंड में लगेगा क्वेश्चन मार्क, तो मैंने आपको बताया भी था कि जब शुरू में क्या लगता है तो इसका मतलब सिर्फ हाँ या ना में जवाब पूछता है। तो जब भी क्या शुरू में लग जाता है तो वहां पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है, डब्ल्यूएच फैमिली नहीं आती है। तो हम वी के साथ आर, तो वही आर उठ के पहले आ जाएगा, तो आर वी। उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब क्या है? आईएनजी फॉर्म में, तो पढ़ना है रीड, तो आर वी रीडिंग बुक। ठीक है बच्चों, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं, तो आर वी रीडिंग बुक। ठीक है, और अगर यहीं पे सेंटेंस को ऐसे बोल दें कि हम किताब क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस क्यों को देख के पता चल गया कि यहां पे डब्ल्यूएच फैमिली आएगी। ठीक है बच्चों, तो क्यों क्यों का क्या बोलते हैं? वाई। और वाई के बाद फिर वही पूरा सेंटेंस एज इट इज नोट हो जाएगा, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या होगा? आर, उसका सब्जेक्ट तो वी, उसका वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो क्या होगा? रीडिंग, तो वाई आर वी रीडिंग बुक। तो बच्चों बेसिक चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। अब यहां पे मैं कुछ डबल वर्ब वाले सेंटेंस लूंगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से बोल सकता हूं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि राम पढ़ने जा रहा है। राम पढ़ने जा रहा है। दूसरा एग्जांपल, वे क्रिकेट खेलने
जा रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखते हो बच्चों, तो यहाँ पे दो वर्ब आ रही है, एक वर्ब है जाना और एक वर्ब है पढ़ना। इसमें देखोगे तो एक वर्ब है खेलना और एक वर्ब है जाना। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि क्या दोनों में आईएनजी लगेगा? नहीं, हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि इन दोनों वर्ब में भी एक होगी मेन वर्ब और दूसरी उसकी सबऑर्डिनेट होती है, ठीक है। तो राम पढ़ने जा रहा है, तो अब खुलता हो कि यहाँ पे मेन क्या है? मेन है जाना, क्योंकि जाएगा तभी तो पढ़ेगा, तो ये मेन वर्ब हो गई। तो जो भी चेंज होंगे वो मेन वर्ब में होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। जो भी चेंज होते हैं वो अगर वर्ब की आईएनजी लगना है तो वो मेन वर्ब में ही लगेगा, ठीक है। तो इसको पहले कैसे बनाएंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसके से राम पढ़ने जा रहा है, तो राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, जाना मेन वर्ब है तो राम इज गोइंग। और हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जो सेकंड वर्ब है उसको टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ बात को कि जो सेकंड वर्ब है वो कैसे आएगी बच्चों, वो आएगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी सिंपल लेवल पे आगे इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना। तो राम इज गोइंग टू रीड, ठीक है बच्चों। तो टू लिख के जो मेन वर्ब होगी उसमें चेंज होगा, जो दूसरी वर्ब होगी उसको टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। सेम इसको बना देते हैं, वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो वे को क्या बोलते हो बच्चों? दे, और दे के साथ क्या लगेगा? आर। यहां भी जाना पहले जाएगा उसके बाद तो खेलेगा ना बच्चों, तो जाने को क्या बोलते हैं? गो, गो में लगेगा आईएनजी। और मैंने आपको सिखाया भी सेकेंड वर्ब से पहले टू का, तो दे आर गोइंग टू प्ले, और क्या खेलने आ रहा है? क्रिकेट, तो क्रिकेट, ठीक है बच्चों। तो यही जो बेटे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना, इन्फिनेटिव इसी को कहते हैं। टू, जब दो वर्ब होती है तो एक वर्ब मेन वर्ब में चेंजेस होते हैं, और जो सेकंड वर्ब होती है वो टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जहां पे दो वर्ब हो तो मेन वर्ब में ही चेंज होगा, सेकंड वर्ब ऐसे के ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले अब देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। मैं वो वर्ड लिखवाता हूं आपको, पहले ये नोट कर लिया आपने बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिन वर्ड से हमें पता चल सकता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैं। जैसे कि वो वर्ड्स अगर मैं आपको लिखाऊं, तो वर्ड्स कौन कौन से हैं उनको देखिए। देखिए वो वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है नाउ ए डेज। नाउ ए डेज, इसका मीनिंग होता है आजकल। जब लिखा हो दीज डेज, दीज डेज मतलब क्या होता है बच्चों? इन दिनों। स्टिल, स्टिल का मतलब बच्चों अभी, इस तरीके से। तो या फिर हम बोल सकते हैं एट दिस मोमेंट, इस समय। तो मतलब इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ये जब भी वर्ड सेंटेंस के साथ आते हैं तो हमें खुद समझ जाना पड़ेगा कि वो किसे बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, राम, यहां पे मैंने डैश छोड़ दिया और यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्ले, ठीक है, फुटबॉल, और यहां लिख दिया नाउ ए डेज। क्या लिख दिया बच्चों? नाउ ए डेज। अब हमें खुद देखना है ये टेंस किस हिसाब से चेंज होगा। तो जैसे यहां पे नाउ ए डेज आया मतलब आजकल, तो जब हम बोलेंगे आजकल तो हमारे मुंह से ये तो निकलेगा कि राम आजकल फुटबॉल खेल रहा है, ये तो निकलेगा। तो जैसे नाउ ए डेज आया, हमें बात समझ में आ गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो यहां क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब हमें खुद लगानी पड़ती है, तो क्या बनेगा? राम इज प्लेइंग। तो कुछ है बच्चों बात समझ में? ठीक है। अगर हमें लिख दो नाउ ए डेज, या लिख दो दिस डेज, या एट दिस मोमेंट, तो इस टाइप के वर्ड ये शो करते हैं कंटिन्यूटी को, कि चीज अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रही है। तो बात समझ में बच्चों? तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। तो बच्चों आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम बढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था बच्चों कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ रहा हूं चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जस्ट अगर मैं जस्ट उस काम को खत्म करके अगले पल में बढ़ूं, तो आप क्या करोगे कि मैंने पढ़ा लिया है या मैं पढ़ा चुका हूं। तो जब वो काम जस्ट रिसेंट में ही कंप्लीट हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? परफेक्ट टेंस। तो वही होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
कि जो काम हमने हाल में ही, ठीक है, हाल ही में जस्ट खत्म किया है, जस्ट थोड़ी देर पहले, रिसेंटली, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही से कुछ वर्ड आप साथ साथ देख भी लीजिए, जैसे कि सो फार, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, रिसेंटली, लेटली, ऐसे जो वर्ड हैं, जब भी ये वर्ड किसी सेंटेंस में लगे होंगे तो आप खुद समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस किस में बनेगा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। जैसे सो फार मतलब अब तक, ठीक है ना, मतलब जैसे मैं बोलना चाहूं कि मैंने अब तक अपना काम खत्म नहीं किया है, ठीक है, या कर चुका हूं। तो पहले इसकी पहचान पर देखते हैं, एक नजर डालते हैं इसकी पहचान पर। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? इसकी पहचान होती है चुका है, मतलब वाक्य के अंत में क्या आता है बेटा? चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं। लेकिन सिर्फ यही इसकी पहचान नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ वर्ड हैं जो इसकी पहचान होते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं आ है, अभी मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊंगा, ई है या फिर ए है। अब आ है, ई है, ए है, ये क्या होता है? तो ये वर्ब में जुड़ के तब बनते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं, इसको बेटा थोड़ी सी बारीकी से समझना, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं खाना खा चुका हूं, तो आपको पता है कि जस्ट मैंने अभी खाना अपना कंप्लीट किया है, मैं खाना खा चुका हूं। क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक ना, या मैंने खाना खाया है? बताइए इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है क्या? तो मैंने वही बात कही कि खा चुका हूं या खाया है, तो देखो आगे ना या है, ठीक ना। सीता गीत गा चुकी है, ठीक ना, या सीता ने गीत गाया है, तो आ है, ई है ना, ठीक ना। सीता फुटबॉल खेली है, या सीता फुटबॉल खेल चुकी है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं तो अलग से दिखाई देगा, लेकिन ये आ है, ई है, ए है, ये वर्ब के साथ में ही अटैच होता है, ठीक है। जैसे खेली है, गई है, सीता बाजार गई है, तो ये सेंटेंस बोल, तो यही आ है, ई है, ए है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं। अब हम बढ़ते बच्चों इसके रूल की ओर, कि इसका रूल क्या होता है बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये ध्यान रखना, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो काम बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने आपको कहा भी था उस दिन कि वर्ब की मेनली 3 फॉर्म होती है, ठीक ना, हालांकि 4th फॉर्म और 5th फॉर्म भी होती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 3 फॉर्म पे थोड़ा सा गौर करना है। तो इसका रूल क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या फिर हैव, ठीक है बच्चों, हैज या फिर हैव। मैंने आपको जस्ट बताया भी, क्योंकि काम परफेक्ट हो चुका है पूरा, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वी का मतलब बच्चों वर्ब है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बस सबसे एंड में क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो बात क्लियर हो गई। वही चीज कि हैज किसके साथ और हैव किसके साथ, तो देखिए मैंने बताया हैज, ही, शी, इट, या किसी का नेम होगा, सिंगुलर नेम, सिंगल नेम, तो उसके साथ हैज आएगा। और हैव किसके साथ आता है बच्चों? हैव आता है आई, वी, यू और दे। तो बात समझ में आ गई बच्चों आपको ये? तो जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूं, तो अब तो आपको देखो सिंपल चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। मैं सब्जेक्ट है, क्या होगा? आई के साथ क्या आएगा बच्चों? हैव लिखवाया मैंने सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद आपको फट से हेल्प में पकड़नी है, और उसके बाद क्या पकड़ना है? मेन वर्ब। तो वर्ब क्या है? खाना, और खाने का होता है ईट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। इसमें भी कुछ बेटा बारीकियां है, मैं सिखाऊंगा टाइम आने पर, टेंशन मत लो, ठीक है। आई हैव ईटन, और क्या खा चुका हूं? खाना, तो आई हैव ईटन फूड, ठीक है। मैंने बोल दिया कि रमेश क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है ना, रमेश क्रिकेट खेल चुका है, तो कुछ भी नहीं करना भाई, रमेश क्रिकेट खेल चुका है तो क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रमेश, और मैंने आपको बताया भी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? हैज। ये छोटी सी बात ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है। हेल्पिंग वर्ब से काम अच्छा भी होता है और काम खराब भी होता है। रमेश हैज, अब क्या खेल चुका है? तो प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? प्लेड, और क्या खेल चुका है? क्रिकेट, तो रमेश हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। देखिए रमेश क्रिकेट खेल चुका है या रमेश ने क्रिकेट खेला है, बात एक ही है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया।
अफर्मेटिव, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेगेटिव, इसके भी नेगेटिव की ओर। तो आपको अब तक तो चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ ही चुकी होंगी कि सबसे पहले आप देखिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, सब्जेक्ट, एस का मीनिंग होता है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगनी है क्या, हैज़ या हैव। देखिए बार बार ना मेरे साथ साथ बोलते चलिए, बोलते चलेंगे तो दिमाग में चीज़ सेटल हो जाएगी, क्योंकि लिखते हम वही है जो दिमाग में चलता है, और हम बोलते बोलते रहेंगे तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी जो डाटा है ना हमारा, ये इसमें चीज़ फीड हो जाएगी अपना आप, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, क्या आएगा बच्चों, नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे एंड में आगे बच्चों ऑब्जेक्ट। तो कोई दिक्कत ही नहीं अब तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब लगे हाथ इसका हम सेंटेंस पकड़ लेते हैं, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, कुछ भी नहीं, डब्ल्यू एच फैमिली उठ के पहले आ जाएगी, तो बस वही डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ गई। उसके बाद हैज़ या हैव उठ के भी पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, तो हैज़ या हैव भी पहले आ गया। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो, वरना क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब तक तो चीजें बच्चों आपको और भी ज्यादा क्लियर होती रही होंगी, ठीक है बच्चों। इसको लगातार लाइन से बोलते रहिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसी सेंटेंस को यहाँ पे मैंने कुछ नेगेटिव बना लिया, मैंने जैसे मान लीजिएगा कर दिया कि रमेश क्रिकेट नहीं खेल चुका है, या चलो कोई नहीं, हम दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। आप भी कहोगे कि सर नया सेंटेंस सिखाओ, तो जैसे मैंने मान लीजिए बोल लिया, गीता पानी नहीं पी चुकी है। देखिए अब ये सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा कि गीता पानी नहीं पी चुकी है। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूंगा कि गीता ने पानी नहीं पिया है, तो क्या ये बेस्ट लग रहा। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हमेशा चुका है, चुकी है, चुके जाता है। गीता ने पानी नहीं पिया है, हम सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, परफेक्ट तक। तो गीता ने पानी नहीं पिया है वो भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है बच्चों। तो बस इसको बनाते फटाफट। तो क्या होगा, गीता क्या आएगा, हैज, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना, गीता हैज नॉट। अब ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या बच्चों, ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है। गीता हैज नॉट ड्रंक वाटर। क्या कह रहा, पानी तो हम पीते नहीं है, हम तो कुछ और पीते हैं, तो कोई नहीं भाई अभी पानी पी लो, ठीक है। तो गीता हैज नॉट ड्रंक वाटर। तो आपको नेगेटिव समझ में आ गया बच्चों, हैज लगाओ तो हैज के बाद नॉट, और हैव लगाओ तो हैव के बाद नॉट लगा देना, ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। अगला सेंटेंस क्या है, एक इंटरोगेटिव ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दीजिए, मान लो सेम सेंटेंस लिया, क्या गीता ने पानी पिया है। तो देखो आगे ना आ है, ये या है ना, कुछ भी ना। तो गीता ने पानी, क्या गीता ने पानी, तो जैसे शुरू में क्या आ गया तो जवाब हाँ या ना में है, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आएगी, तो हैज उठ के पहले जाएगा। तो हैज गीता, और वर्ब के थर्ड फॉर्म ड्रंक वाटर, एंड में लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर बच्चों ये टॉपिक जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है तो आप इसको स्लो प्रोसेस में करके आराम से रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो, ठीक है बच्चों। और जिनको आता है वो थोड़ा तेज करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन का ही तो फायदा है बच्चों कि आप हमारी स्पीड को अपनी मर्जी से घटा या बढ़ा सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर यहां भी बच्चों डबल वर्ब आएगी तो डबल वर्ब उसी तरीके से बनेगी। चलिए मैं उसका भी एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। उसका भी मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं, वह खेलने जा चुका है, वह खेलने जा चुका है। अब खेलना ही वर्ब है और जाना ही वर्ब है, लेकिन टेंस कौन सा है, चुका है तो परफेक्ट टेंस है, तो मेन वर्ब क्या है, जाना। तो यही मेन वर्ब चेंज होगा, ठीक है बच्चों। तो कैसे बनेंगे, वह खेलने जा चुका है, तो वह को बोलते हैं ही, और ही के साथ क्या आएगा बच्चों, हैज। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो के थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, गॉन, ही हैज गॉन। और क्या, खेलना सेकंड वर्ब है तो कुछ नहीं बट टू लगे, तो गॉन टू प्ले, तो ही हैज गॉन टू प्ले। मैंने आपको बता भी दिया बच्चों कि जब भी दो वर्ब होगी तो जो मेन वर्ब होगी उसी में चेंज होगा। अगर आईएनजी फॉर्म में तो आईएनजी लगेगी, थर्ड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म, और जो सेकंड वर्ब होगी वो हमेशा टू लगा के बनती है, इसे ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो बच्चों आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ में आया होगा।
जो वर्ड्स होते हैं मैंने वर्ड्स आपको ऑलरेडी लिखवा दिए हैं, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखवाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी। तो बढ़ते हैं अपने अंतिम टेंस की ओर, आज के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ओर। तो जैसा कि बच्चों हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट ये 3 टेंस सीखे हैं। अब हमारा जो आज का आखिरी टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इस टेंस की बारीकी को समझिए, तभी आप इस सेंटेंस को और भी इजीली आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको उस दिन भी कही थी बात कि इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस, मतलब कुछ काम ऑलरेडी हो चुका है और कुछ काम अभी भी प्रोसेसिंग में है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। जो इसकी पहचान होती है बच्चों, तो इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है बच्चों, देसी भाषा में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे वर्ड आते हैं। प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लस इसमें एक चीज कॉमन है, क्या आता है, समय सूचक शब्द। क्या आता है बच्चों, समय सूचक शब्द। समय सूचक मतलब जो टाइम से रिलेटेड वर्ड है, जो टाइम से रिलेटेड वर्ड है ये इसके अंदर आते हैं। कैसे, उसी को देखते हैं भी, पहले एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल बोलता हूं आपके लिए। मैंने बोला कि मैं ही बोलता हूं, ठीक है, मैं कि मैंने बोला कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। ये सेंटेंस सुनिए, बीच की गहराइयों मत जाइए, ठीक है। ये हमने बनाया फासला है ना, क्योंकि आपका भी तो संबंध किताबों से बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो ठीक है बच्चों, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये कौन सा टेंस है। तो आप कहोगे रहा है, रही है, रहे हैं, तो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हमने सीखा भी है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात बोल दूं कि मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूं, मतलब उस टाइम भी पढ़ रहा था और अभी तक पढ़ रहा हूं। तो इसमें जो ये टाइम वाला वर्ड आ गया, और देखिए आगे ना से रहा हूं, क्योंकि जब भी आप टाइम जोड़ोगे उसके साथ में से आएगा ही आएगा। तो मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। तो बात करो, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम देते हैं कि सीता 3 घंटे से नृत्य कर रही है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत जल्दबाजी में होते हैं, वो यहां तो देखते नहीं, वो क्या करते हैं, कर रही है, रहा है, रही है, तो ले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहले देखना है कि रहा है, रही है तो चलो अच्छी बात है, लेकिन साथ में अगर टाइम लगा होगा तो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा बच्चों, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बताइए ये बात समझ में आई है नहीं आई, ठीक है। तो इसको आराम से डिटेलिंग में देखना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके रूल की, कि इसका रूल क्या है। तो इसका रूल सबसे पहले इसका अफर्मेटिव का, सिंपल सेंटेंस का। तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए कुछ चीज आएगी परफेक्ट की और कुछ चीज आएगी कॉन्टिन्यूअस की। जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी परफेक्ट की, और जो मेन वर्ब है वो लगेगी कॉन्टिन्यूअस की। तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग क्या लगेगी इसमें, हैज या हैव, ठीक है ना, हैज या हैव। प्लस सेंटेंस में लगता है बीन, क्या लगता है, बीन, ठीक है बच्चों। और उसके बाद मैंने कहा था मेन वर्ब, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले बताइए बच्चों, यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, यहां तक तो जो चल रहा था अभी तक प्रोसेस वही है कि पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब की फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन टाइम वाले वर्ड को इनिशिएट थी ना, इंडिकेट करने के लिए यहां पे एक वर्ड लगता है सिंस या फिर फॉर, ठीक है ना। और सिंस या फॉर के बाद जो अंत में जो टाइम होगा उस टाइम को यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे जो बच्चे देखिए ये सिंस और फॉर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज सीखना बहुत जरूरी है। इसका मैं सिखाऊंगा, पहले बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। 2-3 बार बोल के देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस एंड में 2 चीज नहीं आई है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये चीज समझने की बेटा बहुत जल्दी है, ठीक है, जल्दी मत कीजिएगा इसमें, इसको आराम से समझिएगा, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है सिंस, अगर हम बात करते हैं सिंस कि सिंस किसके साथ में आता है और फॉर किसके साथ में है, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिए पहले बारीकी से। देखिए बच्चों सिंस, तो सिंस जो लगता है वो लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर लगता है बच्चों पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं बच्चों कि सिंस दिखाता है निश्चित समय को और फॉर दिखाता है अनिश्चित समय को। लेकिन निश्चित अनिश्चित होता क्या है, हम वो चीज सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए पहले एग्जांपल है, मैंने बोला कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं
और दूसरा मैंने बोला कि मैं 3 घंटे से, या सीता 3 घंटे से नाच रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बोला 2 बजे से और यहाँ बोला 3 घंटे से। जब मैं बोलता हूँ 3 घंटे से, तो आप मुझे खुद बताइए, ये टाइम का पॉइंट दे रखा है कि टाइम का पीरियड दे रखा है, मतलब निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। अगर मैं देसी भाषा में पूछता हूँ तो 3 घंटे से, तो मुझे नहीं पता भाई कि कौन से 3 घंटे हैं। वो 1 से 4 बजे तक डांस कर रही है कि 4 से 7 बजे तक या 7 से 10 बजे तक, तो टाइम का कोई निश्चित तो पता ही नहीं है कि टाइम क्या है। तो ये 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये आता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम में। क्योंकि एक टाइम का एक पीरियड है, पीरियड स्कूल में होता है ना पीरियड बेटा, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के, तो टाइम का पीरियड हो गया। तो जब भी लिखा रहेगा 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो किस में आएगा? पीरियड ऑफ टाइम में, अनिश्चित समय, मतलब उसके साथ क्या लगेगा बच्चों? 4। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि वो 3 बजे से खेल रही है, तो फिक्स हो गया बच्चों कि हाँ भाई कि 3 बजे से, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और 3 एक ही बार बजते हैं। ठीक बच्चों, तो 3 बजे से, तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अगर मैं बोल देता हूं बच्चों कि राम 4 महीने से खेल रहा है, 4 महीने से, तो आपको पता है क्या कि 4 कौन से महीने हैं? कि जनवरी से मई तक खेल रहा है या मई से दिसंबर तक खेल रहा है, कुछ पता है क्या? नहीं ना। तो जब भी बोलेगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ऐसे कुछ भी बोलेगा, तो किस में आएगा बच्चों? वो अनिश्चित समय, मतलब कि उसके साथ क्या रहेगा? 4। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि राम जनवरी से खेल रहा है, तो आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं और जनवरी एक ही बार आता है। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ बोल दूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, महीनों के नाम बता दूं, तो किस में आएगा? फिक्स टाइम में, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, मैं बोल दूं मैं 10 साल से पढ़ रहा हूं, तो 10 साल एक अनिश्चित समय है। ठीक है ना, 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, 6 वर्षों से, ऐसे कुछ बोल दूं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मैं सन 2011 से पढ़ रहा हूं, तो 2011 ये बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि भाई कब से पढ़ रहा है? 2011 से। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको कि सिंस और फॉर इनका यूज कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते अपने सेंटेंस की ओर। तो सेंटेंस लिखा बच्चों, मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूं। तो रूल कैसे बनाते बच्चों? तो मैं के लिए क्या लगेगा? आई। वही बात, आई के साथ क्या लगता है बच्चों? हैव। ठीक ना, आई हैव बीन। क्या लगेगा बच्चों? आई हैव बीन। देखो हैज बीन या हैव बीन कुछ होगा, उसका वर्ब क्या? पढ़ना। तो आई हैव बीन रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है? बुक। तो आई हैव बीन रीडिंग बुक। ये सारी बारी खत्म। अब किसकी बात आ गई? टाइम की। 2 बजे से। तो मुझे बता बच्चों, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम? मतलब सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। तो आप कहोगे 2 बजे से फिक्स टाइम है, तो क्या लगेगा? सिंस। तो सिंस 2 o'clock। 2 बजे को बोलते हैं बच्चों 2 o'clock, 3 बजे को 3 o'clock। जिनको नहीं पता उस चीज नोट कर लेना। अगला है सीता 3 घंटे से नृत्य कर रही है। तो सीता है, तो क्या आएगा बच्चों? सीता। ठीक है, अब सीता से क्या आएगा? हैज बीन। तो सीता है। आपको कुछ भी ध्यान नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और उसके बाद मेन वर्ब। क्या कर रही है? डांस कर रही है, तो डांसिंग। अब 3 घंटे से, अब 3 घंटे से आप मुझे खुद बताओ कि निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है? तो बोलोगे 3 घंटे, कौन से 3 घंटे? पता थोड़े ना बच्चों में। तो क्या आएगा? 4 3 आवर्स। तो बच्चों आपको ये सिंपल सेंटेंस समझ में आया ना? अब बात आती है इसकी नेगेटिव की ना। ऐसा सेंटेंस बच्चों आपको बनाकर प्रैक्टिस करनी है कि जिसमें अंत में रहा रही है और टाइम कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब करते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव क्या है? तो देखिए बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां भी 2 हेल्पिंग वर्ब हो, तो पहली वाली हमेशा मेन होती है, उसके जस्ट बाद ही नॉट आता है। ठीक है बच्चों, जैसे यहां पे हैज बीन, हैव बीन है, तो नॉट लगेगा, तो क्या हुआ? हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है बच्चों, तो पहले इसका रूल लिखते हैं। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस क्या आएगा बच्चों? नॉट बीन। क्या आएगा? नॉट बीन। ये मत सोचना कि हैज या हैव बीन और बीन के बाद नॉट लगाओ, नहीं। जहां भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, 3 है, 4 है, 10 है, हमेशा पहली वाली ही मेन होती है, उसके जस्ट बाद नॉट आता है। फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है इसके नेगेटिव में। ठीक है, यही ध्यान आपको इसके इंटेरोगेटिव में भी रखना है। ठीक है बच्चों, इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? इसका इंटरोगेटिव में भाई पहले डब्ल्यूएच फैमिली। क्या होगी बच्चों? डब्ल्यूएच फैमिली। अब यहां पे बात आती है हेल्पिंग वर्ब की कि सर क्या हैज या हैव बीन पूरा उठा के? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2 है तो वहां पर सिर्फ पहली वाली मेन है, तो बस वही उठ के पहले आएगी। तो हैज या हैव उठ के पहले आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट। ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा? बीन। अगर नॉट है तो बीन के साथ में नॉट आ जाएगा। फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये बच्चों इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। मैं लिखवाता हूं, पहले आप उसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल सिखाया। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट है कि मैं 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा हूं। क्या वर्ड आ गया यहाँ पे? नहीं। तो बस कैसे बनेगा? मैं, तो आई के साथ क्या था बच्चों? हैव। तो इसे मुंह से बोले भी, आई हैव नॉट बीन। मैं अभी भी बोलना बच्चों इस बात को कि आप हैव बीन के बाद नॉट मत लगा देना, हैव के जस्ट बाद नॉट आएगा। आई हैव नॉट बीन, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक, ठीक है ना। ये बन गया। अब क्या 2 बजे से? तो सिंस 2 o'clock। आप इसकी जगह कोई भी टाइम यूज कर सकते हो, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 5 महीने, 4 महीने, कुछ भी, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। नेगेटिव समझ में आ गया आपको? इंट्रोगेटिव का भी एक सेंटेंस हम लेते हैं। क्या सीता 3 घंटे से नृत्य कर रही है? तो क्या शुरू में आ गया? तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन क्या है? तो सिर्फ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो सीता से क्या होता है? हैज। तो हैज सीता बीन। तो सबसे पहले इसको ठीक करना है कि हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सीता, उसके बाद बीन आएगा, ठीक है बच्चों। हैज सीता बीन। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आ गया? वर्ब। डांसिंग। क्या है बच्चों? डांसिंग। क्या है? 3 घंटे से, तो 3 घंटे से तो 4 3 आवर्स, ठीक है बच्चों। तो इसी टाइप के सेंटेंस बच्चों हमको बनाने हैं, इनको समझना है, ठीक है। यहां बच्चों मैं आपको एक कंपैरिजन भी सिखाता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कंपैरिजन सिखाता हूं इसका। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम एक चीज नोट डाउन आपको समझाते हैं। एक बेसिक सी चीज मैं समझा रहा हूं आपको, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, कभी कभी सेंटेंस में बच्चों को कंफ्यूजन आती है। मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने बोला, पहला सेंटेंस है मैं खा रहा हूं, ठीक है ना। और एक सेंटेंस में बोलता हूं मैं खाता रहा हूं। तो ज्यादा बच्चे कहते हैं भैया सेंटेंस ही मतलब सेम है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं खा रहा हूं, तो बच्चे कहते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन नहीं बच्चों, आप दोनों को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? मैं खा रहा हूं और मैं खाता रहा हूं। इसका मतलब क्या? मैं अभी खा रहा हूं और मैं खाता रहा हूं का मतलब क्या है? कि पहले भी खा रहा था और अब भी खा रहा हूं। तो भले यहां पे टाइम नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा उसके हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी बच्चों? आई एम ईटिंग। और ये लिखा मैं खाता रहा हूं, तो इसकी क्या बनेगी बच्चों? आई हैव बीन ईटिंग। क्योंकि बच्चे अक्सर बस ये सोचते हैं कि जहां पे सिर्फ टाइम लगा होता है, नहीं, हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि उसको बोलने के ढंग से कि वो कौन सा टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है बच्चों। तो मैं एक और सेंटेंस दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा और कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कि राम किताब पढ़ रहा है, और इसी को मैं ऐसा बोलना चाहूं बिना टाइम के, तो कैसे लिखूंगा? राम किताब पढ़ता रहा है। तो अब तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों, कि यहां पे पढ़ रहा है, बस अभी पढ़ता रहा है मतलब पहले ही पढ़ रहा था और अब भी पढ़ रहा है। तो राम किताब पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो राम इज रीडिंग बुक, और राम किताब पढ़ता रहा है, तो क्या होगी बच्चों? राम हैज बीन रीडिंग बुक। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक्स डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम आपको आज के जो सेंटेंस कुछ बनाना है वो आपको देते हैं। तो बच्चों आज के 5 सेंटेंस, हम 2005 से कपड़े बेच रहे हैं। क्या रानी खाना पका चुकी है? मैं चित्र बनाता रहा हूं। क्या गीता किताब पढ़ती है? और ठीक है ना, वे गांव क्यों नहीं जा रहे हैं। ये 5 सेंटेंस बच्चों आपको इसके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाने। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आपको सिखाया है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और इसे अपने साथी दोस्तों तक भी पहुंचाइए। अगली वीडियो में बच्चों हम पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए और प्रेजेंट टेंस को ढंग से
समझिए और इनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में पास्ट टेंस के साथ में। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।